3B ये कहता है कि आपको 6 महीने में करना है। 3.2 ये कहता है कि अगर समय ज्यादा चाहिए तो ट्रिब्यूनल में जाना है, अगर उसको लगता है ट्रिब्यूनल को तो अलाउ करेगा। ठीक है, इशू ये है बिल्कुल कैसे आप बिल्कुल मुकदमे में अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं सर, अगर आप आगे आओ तो। एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट कपूर सर, एक मिनट, एक ठीक है, आपका नंबर आएगा, जब आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा। मैं सिर्फ ये ऐड करना यहाँ ये ऐड करना चाहूंगा, इसका मतलब है अगर वो कहते हैं समय कम है, इसका मतलब पोर्टल में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, पोर्टल में प्रॉब्लम वो तो आप पूरी बहस को ही गलत तरीके से लड़ रहे हैं। एक मिनट, अगला नहीं, आप मेरी बात सुनिए, अगला पॉइंट है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, पूरी बहस ही गलत है। हर प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड है वो सब रजिस्ट्रार का रजिस्टर्ड होती है, तभी आप उसका मालिकाना हक होता है। तो जब एक प्रोविजन ऑलरेडी है, जियो टैगिंग नहीं होती ना सर, जब जियो टैगिंग कर रहे हैं क्यों उसी में करो आप। जियो टैगिंग हो रही है, सब रजिस्ट्रार की प्रॉपर्टी है, उसके लिए अलग से ऑफिस बनाने की क्या जरूरत है? वर्चुअल होगी ना सर वो तो। नहीं, गलत है। वर्चुअल चीज तो वर्चुअल ही होगी ना सर। अरे हर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड अब अगला पॉइंट है, ये दूसरा जो कहानी है ये फर्जी वाला है। चलिए ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जुडिस है। ठीक है कपूर सर, मेरा आपसे सवाल, आप आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उसके अलावा जरूरत कामरान जी, आप और कपूर सर आपसे अब ये जुड़े रहेगी, आगे बढ़ेगी। वक्फ पर क्या कोई फेक नैरेटिव फैला रहा है, और फैला रहा था वो कौन फैला रहा है? फेक नैरेटिव जो लोग सरकार में सर जवाब सर जो है क्लैरिफिकेशन दे देंगे, मुझसे शुरुआत कर देता हूं। देखिए शुरुआत कहां से हुई है, सरकार जो है बहुत ही इंटेलिजेंट एक्ट पे लेकर रही है। मतलब एक तरफ तो जो है हिंदू ब्रदर्स को बोलती है कि देखो ये जो वक्फ एक्ट है ना, ये एक बहुत बड़ा जानवर है, खतरनाक जानवर है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज को खा जाएगा। और दूसरी तरफ जो है मुसलमानों से चुपचाप जाके ये बोलते हैं कि हम तुम्हारा डेवलपमेंट चाहते हैं। मतलब इस हाथ में भी लड्डू और इस हाथ में भी लड्डू, बच्चों को नैरेटिव तो सरकारी जो है चला रही है। अब बात हो रही थी पोर्टल की, और बात कहां से कहां जाती है, इसी तरह के नैरेटिव की बात हम लोग कर रहे हैं सर। देखिए इसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक पार्टिसिपेशन है। पब्लिक पार्टिसिपेशन का मतलब आम आदमी को ये जागृति होनी चाहिए कि अगर ये रजिस्ट्रेशन है तो उसके जो बेनिफिट है सेकुलर और रिलीजियस पर्पस के लिए वो हो भी रहे कि नहीं हो रहे। सर आम आदमी की तो एक्शन नहीं होता है, क्या बुरी बात है सर आम आदमी का तो अगर पॉइंट ये है, शर्मा जी चलिए आप बोलना चाह रहे हैं उधर से, लेकिन सीधा जवाब देना आप। सीधा जवाब दूंगा, जो सवाल करें उसी का। एक प्रॉपर्टी है जो कहा गया वक्फ बाय यूजर है, कह दिया रजिस्ट्रेशन उसका होना नहीं चाहिए, कौन है उसके आगे पीछे, कौन उसका लेनदार जिम्मेदार, कोई तो कागज पत्री उसकी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ। आपने कहा उसको समस्या क्या अगर हो जाएगा तो? ये है कि ये कह रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों और कमजोर वर्गों को हम देंगे, बट महिलाओं कमजोर वर्गों के पहले तो उनके जनगणना करा लो कि, और उनके जो जनगणना हो रही, डेट आ गई है सर, कब 27 में होगा, 27 में डेट 27 में आ गई है, यहाँ 25 चल रहा है सर। ठीक है, यही तो कह रहे हैं, मुकदमे की शुरुआत में आप इस पे आप कुछ अपनी टिप्पणी कर रहे थे। जी ये बहुत अहम सवाल है आपका, वक्फ बाय यूजर। देखिए वक्फ बाय यूजर पे सीजीआई, पूर्व सीजीआई ने उस पे एक तरह से रोक लगाई और कहा कि जब तक कि फाइनल नहीं हो जाएगा, समझना होगा। वामसी ये कहता है कि 1,72,000 यानी 8,72,000 संपत्तियां हैं पूरे देश में, और उसमें 61% ऐसी संपत्तियां हैं जो वक्फ बाय यूजर है, रिकॉर्ड नहीं है। ये पोर्टल तो कह दिया कि वक्फ की है तो कह दिया, नहीं, लेकिन नहीं है वो 61% उसके किसी गरीब आदमी की प्रॉपर्टी, किसी महिला की प्रॉपर्टी पर 39% किराए पर उठा दिया। 39% ऐसी मौलाना जी किराया खा रहे हैं, जो जिनके उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो क्या आप गरीब महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में हैं? समस्या नहीं है, आप वही इंटर कराएंगे, लेकिन कोर्ट का वायलेशन है, रोकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ संपत्तियां 39% ही इंटर होनी है। ये पोर्टल और ये पूरा कानून ये कहता है कि रजिस्टर्ड संपत्तियां ही इसमें इंटर होंगी, यानी कामरान जी पहले चाबी बनती है या पहले ताला बनता है, हमको ये बता दीजिए। अभी तो घर खुला पड़ा है, कोई भी आके कब्जा करे जा रहा है, तो अभी तो कोई भी कब्जा करे जा रहा है, पहले इसको तो पकड़ ले, कब्जा किसने किया हुआ है। में कोई डिस्प्यूट आएगा ट्रिब्यूनल, ताला चाबी तो बाद में आएगा, ट्रिब्यूनल का जज तो दरवाजा लगा ले, पहले कोर्ट बनाओ, फिर जज बनाओ, फिर उनके स्टाफ बनाओ, फिर स्टेनो बनाओ, नौकरी लाओ, फिर ये करना, पहले नौकरी नहीं, जज नहीं, कोर्ट नहीं, और डिस्प्यूट पहले ट्रिब्यूनल बना हुआ है, पहले कितने कहां बना हुआ है? देश में तो तारीख पे तारीख देते हैं, एक कोर्ट में 2-2 हजार केस पेंडिंग है, और जज सिर्फ छुट्टी पे कभी होता है, कभी वकील छुट्टी पे, इसके लिए तो स्पेशल ट्रिब्यूनल है। शर्मा जी पॉइंट रहिए, शर्मा जी अदालत की मर्यादा का ध्यान रखिए आप। सर पॉइंट पे आप बात करें। पॉइंट पे सर, पॉइंट है शर्मा जी, शर्मा जी प्लीज प्लीज
सर ट्रिब्यूनल नहीं है सर, कोर्ट नहीं है देश में कोर्ट नहीं है। आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं। आज के मुकदमे में जो पॉइंट है हम उस पर आगे बढ़े, सारे पॉइंट हमने इस मुकदमे में सर उठाए और ये पूरी बहस आपने सुनी। अब वक्त है जज साहब के फैसले का। देखिए, आप दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद तर्कों और तथ्यों को आपने उपस्थित किया, इस कानून के पक्ष में भी और विपक्ष में भी। इन सभी तथ्यों और तर्कों के विवेचन और विश्लेषण के बाद मेरा यह मत है कि कोई भी कानून, नियम या विधि अपने शुरुआती दौर में परफेक्ट नहीं होती। वास्तविक कठिनाइयों यानी ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए कानून को लचीला होना चाहिए एवं उसमें सुधार की संभावनाओं के लिए स्थान यानी स्पेस बनाए रखना चाहिए। इस कानून में जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी उसको ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम, समय समय पर इस कानून के प्राविधानों का रिव्यू यानी पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण करते रहना चाहिए। यही आज के इस बहस का मूल मंत्र। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड माय लॉर्ड, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड, जो आपका जो है सब सम्मान माना जाता है। थैंक यू सर।